अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? तो मुख्य सोचने वाला है अग्र मस्तिष्क। फिर सही जोड़ी बनाइए। तंत्र का तंत्र की इकाई, तो तंत्र का तंत्र की इकाई है आपकी न्यूरॉन। तंत्र का तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। फिर मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु में पाया जाता है मेडुला। फिर इसके पश्चात है प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं अर्थात सुषुम्ना नाड़ी। फिर दो न्यूरॉन के बीच संधि, तो दो न्यूरॉन के बीच संधि या रिक्त स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। फिर इसके पश्चात है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके पश्चात और कुछ प्रश्न नीचे की ओर दिए गए हैं जो कि अगले अध्यायों से हैं, तो इनका और हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है, मनुष्य में विषण खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो विषण जहाँ पाए जाते हैं उसको कहा जाता है विषण कोश। विषण का कार्य क्या है? तो विषण का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को उत्पन्न करना। फिर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहा जाता है निषेचन। इसके पश्चात है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उस ऊतक को कहा जाता है अप्रा या प्लेसेंटा ऊतक। फिर परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इसके पश्चात अगले और अध्याय में से हम प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा मैथुन के द्वारा या अर्थात यौन जनित वाला रोग नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस को छोड़कर सभी यौन जनित रोग हैं, अर्थात इसका आंसर होगा कि हेपेटाइटिस जो है यौन जनित रोग नहीं है। इसके पश्चात आगे की सीरीज में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा खालिस्तान में होता है। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुकुलन द्वारा ईस्ट में होती है। ईस्ट के शरीर का कुछ भाग उभार लिए होता है और फिर वहाँ से नए ईस्ट का जन्म होता है। स्त्रियों में यौन आरंभ की आयु कितनी होती है? तो 12 से 16 वर्ष स्त्रियों में यौन आरंभ की आयु होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन के लिए पुनरुद्भवन वाली विधि पाई जाती है। फिर इसके बाद पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में पाए जाते हैं आपके परागकण। पराग कोश में होते हैं आपके परागकण। फिर इसके पश्चात प्रश्नों में पूछा गया है जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं सबसे पहले पूछा गया है द्विखंडन। तो द्विखंडन की विधि के द्वारा अमीबा जो है प्रजनन की प्रक्रिया करता है। फिर नर युग्मक, तो नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। इसके पश्चात मादा युग्मक, तो मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। इसके पश्चात पादप का लैंगिक भाग, तो लैंगिक भाग पुष्प में पाया जाता है। फिर इसके पश्चात है पौधे का अलैंगिक प्रजनन द्वारा, तो अलैंगिक प्रजनन की एक विधि का नाम है कलकायान। फिर स्वपरागण, तो स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है द्विलिंगी पौधों में जिनमें नर एवं मादा युग्मक होते हैं। फिर इसके बाद विषण, तो विषण जो है विषण कोश के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके पश्चात है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, युग्मनज किसे कहते हैं? तो नर एवं मादा युग्मक से संलयन से बनी क्रिया को या संरचना को युग्मनज कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, जब कोई कोश का जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है? तो जब कोई कोश का जनन प्रक्रिया करती है तो उसके डीएनए में भिन्नता आ जाती है। फिर मनुष्य में अंडाणु प्रजनन क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में मनुष्य में अंडाणु प्रजनन की प्रक्रिया होती है। फिर इसके पश्चात प्रश्न है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है आपकी परागकण की घटना जो होती है उसमें। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए वो अधिकांश मटर के पौधे पर किए थे। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो जो वाय गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण के लिए मनुष्यों में उत्तरदायी होता है। इसके पश्चात है मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर इसके पश्चात है अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को।
इसके पश्चात प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिकीय रोग है। अनुवांशिकीय रोग अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं वो अनुवांशिकीय रोग होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि डायबिटीज, जिसे मधुमेह या शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, वो अनुवांशिक रोग होता है। फिर इसके पश्चात प्रश्न है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। अनुवांशिकी का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, जिन्हें अनुवांशिकी का पितामह भी कहा जाता है, उन्होंने अनुवांशिकी का प्रतिपादन किया था। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पहले भी आप देख चुके हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहले के क्वेश्चन में भी आप इसका आंसर देख चुके हैं। वंशागति के नियम किसने दिए। तो वंशागति के जो नियम दिए वो मेंडल के द्वारा दिए गए। इसके पश्चात प्रश्न है कि जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो जीन की खोज मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया। तो उन्होंने युग्मक या फैक्टर नाम दिया। फिर इसके पश्चात है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं। तो इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इस अध्याय से अधिकांश पूछे गए हैं परीक्षाओं में। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। फिर इसके बाद, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि मिट्टी के द्वारा लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा मिट्टी। फिर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता को डायऑप्टर में नापा जाता है। फिर इसके पश्चात अगले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आवर्धन। फिर खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो उत्तल लेंस, जिसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। फिर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना खालिस्तान कहलाता है। तो ये परावर्तन कहलाता है। फिर वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में। तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर का लंबा उच्चारण करने पर ऊ की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है इसमें, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो उस भाग को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। फिर इसके पश्चात है, आकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो 7 रंगों के जो समूह होते हैं, 7 रंगों के समूह को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। और ये घटना जो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होती है। फिर गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण और आकाश के नीला दिखाई देने का कारण, दोनों का कारण एक ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र का जल नीला और आकाश जो है नीला दिखाई देता है। फिर इसके पश्चात है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। तो इंद्रधनुष बनने की जो घटना होती है वो बारिश के समय में अधिकांशतः होती है और इसका मुख्य कारण है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के द्वारा प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पक्षगामी कोशिकाओं के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा उत्तल लेंस। फिर इसके पश्चात प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो नेत्रदान करने की प्रक्रिया में कार्निया का भाग का उपयोग प्रत्यारोपण या दान करने के लिए किया जाता है।
फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण खालिस्तान कहलाता है। तो प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है आपका प्रिज्म कोण। फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण, तो जैसे आप पहले प्रश्नों में भी देख चुके हैं कि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट देखने के लिए अल्पतम या न्यूनतम दूरी कितनी है? तो अल्पतम न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। इसके पश्चात प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की जो किरण होता है उसका विचलन सर्वाधिक होता है। फिर प्रिज्म में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण खालिस्तान कहलाता है। तो प्रिज्म में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है आपका विचलन कोण। फिर अगले अध्याय में हम देखेंगे एक अंक के प्रश्न की घरेलू परिपथ में प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो घरेलू परिपथ में जो प्रतिरोध होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इसके पश्चात है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके पश्चात विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है। इसके पश्चात विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका कूलाम। विद्युत आवेश को कूलाम के जरिए नापा जाता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत खालिस्तान वोल्ट की होती है, तो ये 220 वोल्ट की होती है। फिर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ये एम्पियर होता है और इसे अमीटर के द्वारा नापा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। इसके पश्चात अध्याय 15 में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम क्या है? तो इस कार्बन को कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत को छिद्र करने वाले कारक कौन से हैं? तो वो कहलाते हैं एरोसॉल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तथा जीवाणु तथा कवक जैसे सूक्ष्मजीव खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये अधिकांश ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपघटक कहा जाता है। फिर वर्षा के पानी को एकत्रित कर उपयोग में लाने की विधि, तो ये विधि कहलाती है आपकी वर्षा जल संग्रहण। इस विधि का नाम है वर्षा जल संग्रहण, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, UNEP का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। फिर इसके बाद है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो अपमार्जक या जो अपघटक होते हैं वो उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में तोड़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न है, ओजोन क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और ये पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाव करने का काम करती है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। फिर ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 प्रभाव लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो समुद्र का ताप है वो बढ़ रहा है, जल स्तर की मात्रा बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रही है। इसके कारण जो पृथ्वी का तापमान है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये थे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बोर्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आपको सीरीज कैसी लगी, इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।